हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस कहानी का नाम है खूनी मूर्ति। ये इस कहानी का चौथा एपिसोड है। अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा रॉबर्ट नाम का एक व्यक्ति जॉनी के पड़ोस में रहने के लिए आया था। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में जॉनी की बीवी यानी एलिस को फंसा लिया था। वो दोनों घर से बाहर छुप छुप के मिला करते थे। जॉनी को ये बात पता थी, लेकिन जॉनी इंतज़ार कर रहा था कि जब तक कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आता तब तक वो कोई भी निर्णायक फैसला नहीं लेगा। अब आगे मेरे साथ एलिस का जो व्यवहार हुआ करता था उसमें काफ़ी हद तक बदलाव आ गया था। पहले तो मेरी हर इच्छा पर सिर झुका लिया करती थी, लेकिन अब वो मूडी हो गई थी। लेकिन जब उसको अपनी ज़्यादती का एहसास होता था तो वो ना जाने कैसे कैसे अपनी गलती प्रकट करती थी मेरे सामने। यकीनन वो भी ज़बरदस्त मानसिकता की शिकार हो चुकी थी। वो अपने व्यवहार की सख्ती की भरपाई अपने शब्दों से करना चाहती थी। मैं जानता था कि वो अब भी मुझसे मोहब्बत करती थी और उसे अपनी बेवफाई का भी अफसोस है। तन्हाई में वो ज़रूर खुद पर लानत करके आंसू बहाती होगी, लेकिन रॉबर्ट से सामना होते ही वो उसकी चमकीय शख्सियत के सम्मोहन में फंसकर सब कुछ भूल जाती थी। बहरहाल जब वो मेरी बाहों में होती तो मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी भड़ास निकाल लूं और उससे पूछूं कि वो ये दोहरा खेल क्यों खेल रही है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो यकीनन मेरे ख्याल पढ़ लेती थी और इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात जुबान पर लाता, वो एक ऐसी आह भरती थी कि मेरी आवाज़ गले में ही घुट कर रह जाती थी। उसके साथ ही वो बेबसी से कंधे उचकाती हुई मेरी बाहों के घेरे से निकल जाती थी। उस मौके पर वो ना जाने किन ख्यालों में खो जाया करती थी। फिर मैं भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझता था। देखने में मैं और रॉबर्ट दोस्त ही थे, लेकिन उसके खिलाफ मेरे दिल में जो नफ़रत पैदा हो चुकी थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वक्त गुजरता रहा। एलिस ने अब हंसना छोड़ दिया था, लेकिन अब वो हमेशा खामोश ही रहने लगी थी। मैंने भी उस दौरान कोई कदम नहीं उठाया था, बस खामोशी से इंतज़ार कर रहा था। गर्मियों के मत्थे का जिक्र है। एक दिन रॉबर्ट के मकान के अहाते में एक खटारा सी कार दाखिल होती दिखाई दी। इस मॉडल की कारें दूसरे महायुद्ध के जनाजे में चला करती थी और अब बेकार होकर कबाड़ खाने में पहुंच चुकी थी। मैं इत्तेफाक से उस वक्त अपने मोर्च पे खड़ा हुआ था। कार के रुकते ही उसमें से एक मोटा ताज़ा लड़का छलांग लगाकर बाहर निकला था। उसकी उम्र 20 साल के आसपास दिखाई दे रही थी। बाद में हमें पता चला कि वो लड़का रॉबर्ट का भतीजा था और उसका नाम डेविड था। उसके कॉलेज की छुट्टियां थी और वह छुट्टियां बिताने अपने चाचा के पास आया था। उसने वो खटारा कार किसी कबाड़ी से खरीदी थी और उसे नए सिरे से नई बनाने का इरादा रखता था। मुझे उस लड़के के इरादे पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी, क्योंकि वो 1935 का मॉडल था और इस दौर में उसके पुर्जे हासिल करना नामुमकिन सी बात थी। फिर देखते ही देखते रॉबर्ट के घर के पीछे वाला गैराज डेविड की उम्र के लड़कों का ठिकाना बन गया था। कई बार तो रॉबर्ट खुद भी उनके साथ शामिल हो जाता था और वो हंगामा सुबह से शाम तक जारी रहता था। और फिर उन लड़कों ने जो कारनामा अंजाम दिया वो वाकई हैरत अंगेज और प्रशंसनीय था। एक चमकीली सुबह उन्होंने कार को गैराज से बाहर निकाला था। मैं हैरत से उसे देखता रह गया था। उस कार की शान ही कुछ और थी। उन्होंने कार का पुराना हुड बदल दिया था, चमकदार ओम इंजन फिट कर दिया था। पूरी कार पर उन्होंने हल्का क्रीम रंग किया था। उन्होंने कार एनिमल पैंट के न जाने कितने कोट कर दिए थे कि कार धूप में आने के बाद नई नवेली दुल्हन की तरह झिलमिल झिलमिल कर रही थी। कार के पिछले हिस्से में पुराने ज़माने के बड़े पहिए दिखाई दे रहे थे,
जबकि सामने के हिस्से में छोटे टायर लगे हुए थे। किस्सा मुख्तसर यह है कि कार ना सिर्फ नई बल्कि पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर भी दिखाई दे रही थी। खास तौर पर डेविड खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उस वक्त डेविड का कॉलेज खुलने में 2 हफ्ते बाकी रह गए थे। उसने 2 हफ्ते की मोहलत का पूरा फ़ायदा उठाया था। वो दिन भर अपनी कार में सैर करता फिरता था। शहर की लड़कियां उसकी कार में बैठने में फ़ख्र महसूस करती थी। वो हर रोज़ एक नई लड़की को कार में बैठाकर अगड़ता फिरता था। कॉलेज खुलते ही डेविड चला गया। अलबत्ता वो अपनी पुरानी कार उसी जगह छोड़ गया था। रॉबर्ट के गैरेज में उसने कहा था कि जैसे ही उसे कॉलेज के आसपास कार रखने की कोई मुनासिब जगह मिल जाएगी, वो कार ले जाएगा। कॉलेज खुलते ही डेविड चला गया। अलबत्ता वो अपनी तैयार की हुई मॉडल ए कार रॉबर्ट के गैराज में छोड़ गया था। उसने कहा था कि जैसे ही कॉलेज के आसपास उसे कार रखने की कोई मुनासिब जगह मिल जाएगी, वो कार को ले जाएगा। जिस रोज़ डेविड वापस चला गया था, उसी रात का जिक्र है। मैं ऑफिस से वापस पर गैराज में कार खड़ी करने के लिए गया था। गैराज में दाखिल होते ही अचानक मेरी निगाह विजय और गर्व की देवी नाटर की मूर्ति पर पड़ी। वो खूनी मूर्ति जो अब तक मेरे 2 दोस्तों की बलि ले चुकी थी और तीसरा एक हद तक अपाहिज हो गया था। क्रोमियम की वो मूर्ति कई साल से मेरे गैराज की दीवार पर एक कील से लटकी हुई थी। ये मूर्ति मुझे बर्नी ने दे दी थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश के बावजूद ना तो मैंने उसे तोड़ा था और ना ही पिघलाया था, बल्कि यह कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उसमें उस सुंदर मूर्ति को नष्ट करने का हौसला पैदा ही नहीं हो सका था। इस खून की प्यासी मूर्ति ने मुझे अपने जादू में जकड़ लिया था। अलबत्ता मैंने अपने दूसरे साथियों की तरह उसे अपनी कार के रेडिएटर पर लगाने की हिम्मत नहीं की थी। हेडलाइट की रोशनी में मूर्ति के साफ सुथरे पर जगमगा रहे थे। उस मूर्ति के बारे में मैंने एक बात साफ तौर पर नोट की थी। वो मूर्ति पिछले कई साल से गैराज के जिस हिस्से में लगी हुई थी, उसी हिस्से में पुराने टायर, खराब पुर्जे, तेल और रंग के खाली डिब्बे का काफ़ी ज़्यादा ढेर लगा हुआ था। गैराज में सफाई के दौरान झाड़ू देने से और तेज़ हवा चलने से उन सभी चीज़ों पर मिट्टी की कई परतें जम चुकी थीं, लेकिन दीवार पर टंगी उस मूर्ति पर मिट्टी की कोई तह नहीं जमी थी। एक कण तक उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद उसकी जगमगाहट और ताजगी में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। ऐसा लगता था मूर्ति के अंदर ही कोई शक्ति थी जो उसे अंदर से ही रोशनी देती थी और उस पर मिट्टी धूल नहीं जमने देती थी। मैंने कार का इंजन बंद कर दिया और नीचे उतर आया। गैराज का दरवाज़ा बंद करते हुए मैंने महसूस किया कि अंधेरा होने के बावजूद मूर्ति की जगमगाहट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन रॉबर्ट बोला था, जॉनी, मुझे महसूस होता है जैसे मेरा लड़कपन दोबारा लौट आया है। वो कैसे? मैंने पूछा था। आज डेविड का फ़ोन आया था, रॉबर्ट बोला। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपनी कार लेने आ सके। वो कॉलेज के करीब ही कार के लिए एक गैराज तलाश कर चुका है। उसने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं शनिवार को उसकी कार उसके पास पहुंचा दूं। वैसे भी मैं शनिवार को खाली हूं, इसलिए मैंने सोचा है कि शनिवार को ही उसकी कार उसके पास पहुंचा दूंगा। रास्ते में एक साहब से भी मिल लूँगा। इस तरह थोड़ा बिजनेस भी हो जाएगा और सैर की सैर हो जाएगी। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया, मैंने चौंकते हुए कहा था। उस वक्त मेरा जहन कहीं और भी भटक रहा था। शनिवार की सुबह में असाधारण रूप से जल्दी ही जाग गया था। मुँह हाथ धोने के बाद मैं सीधा गैराज में पहुंच गया था और अपनी कार की सफाई में व्यस्त हो गया था। अभी मेरा काम आधा ही निपटा था कि रॉबर्ट अपने घर से निकलकर गैराज में दाखिल होता नजर आया। फिर उसने डेविड की कार गैराज से निकाली और उसका इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया। मैं समझ गया कि वो डेविड के पास जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने उसे आवाज़ दी, रॉबर्ट, ज़रा ठहरो।
रॉबर्ट ने एक्सीलेटर पर 3-4 बार दबाव डाला था और फिर इंजन बंद कर दिया था। मैं अपने गैराज की तरफ लपका था और दीवार पर लटकी देखी वो खूनी मूर्ति उतारकर तेजी से रॉबर्ट के पास पहुंच गया था। मेरे हाथों में दबी वो मूर्ति रॉबर्ट की तेज निगाहों से बच नहीं सकी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, रॉबर्ट फौरन बोल पड़ा, ये तो बहुत खूबसूरत रेडिएटर कैप मालूम होता है। रॉबर्ट की निगाहों से हैरत छलक रही थी और उसकी निगाहें क्रोमियम की उस जगमगाती हुई मूर्ति पर जमी हुई थी। ये तो उस जमाने में हुआ करती थी जब मैं बच्चा था। तुमने कहाँ से ले लिए? हाँ, मैंने सिर हिलाते हुए कहा था। आजकल ये आउट ऑफ डेट हो चुकी है। आजकल की मॉडर्न कारों पर ये फिट भी नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल कारों के रेडिएटर बोनट के अंदर होते हैं और उनकी कैप भी। ये कैप पिछले कई सालों से मेरे पास बेकार पड़ी हुई थी। मैंने इसे डेविड को दिखाया था। मैंने झूठ बोला था। उसे भी ये मूर्ति बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मेरा ख्याल है तुम मेरी तरफ से ये मूर्ति डेविड को तोहफे के तौर पर देना, वो खुश हो जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, रॉबर्ट ने जोश में आकर कहा। तो क्यों ना इसे अभी अपनी असली जगह पर फिट कर दिया जाए? मैंने कार के सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हुए कहा था। फिर इससे पहले कि रॉबर्ट कुछ कह पाता, मैंने कार के रेडिएटर का पुराना कैप उतारकर उसकी जगह विजय और गर्व की देवी नॉटर की मूर्ति फिट कर दी थी। अब देखो, मैंने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब इस कार की साज और सज्जा में कोई कसर नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल, रॉबर्ट ने प्रशंसा भरे लहजे में कहा। ऐसा लगता है कि जैसे ये मूर्ति सिर्फ इस कार के लिए ही बनाई गई हो। खास तौर से इसके फैले हुए बाजुओं और परों का तो जवाब ही नहीं है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ऐसी किसी कार में लंबी ड्राइव पर जाऊं और रफ्तार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूं। ये 4 घंटे का सफ़र है। उस दौरान हाईवे नंबर 4 पर मुझको अपने सारे अरमान पूरे करने का मौका मिल जाएगा। मैं वापस आकर तुम्हें ज़रूर बताऊंगा फिर कार मेरे अरमान पूरे करने में किस तरह मददगार साबित होती है। रॉबर्ट ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। मैंने हाथ लहराया और पीछे हट गया। कई घंटे बाद मुझे ये खबर मिली कि सफ़र में रॉबर्ट अकेला नहीं था। मेरी बीवी एलिस से रॉबर्ट का प्रोग्राम पहले ही फिक्स हो चुका था और एलिस शहर के एक खास स्थान पर रॉबर्ट का इंतजार कर रही थी। फिर वो दोनों डेविड की कार में रवाना हो गए थे। लेकिन जिस वक्त मुझे ये खबर मिली थी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विजय और गर्व की देवी, जो बहुत दिनों से खून की प्यासी थी, अपने 2 नए मुसाफिरों की बलि ले चुकी थी। रॉबर्ट और एलिस की लाशें हाईवे नंबर 4 पर तबाह कार में पाई गईं। दोनों ही अगली सीट पर थे। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।